10,000 लोग जा सकेंगे इटली में किसी भी वक्त साल में, उसके लिए कोई क्लिक डे नहीं है। पाकिस्तान ने इतने त्यारे नहीं गिराए जितने ट्रंप ने इंडिया के त्यारे गिरा दिए थे। अगर आपके पास ई वीज़ा नहीं है तो आप यूके में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अपने हम मनसब लोगों से वहाँ पे दुबई में मीटिंग की है और इसमें बाकायदा तौर पर यह तय पा गया है। लोगों की पाबंदी लग रही है, ये क्या माजरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ोहिब सदर कश्मीरी और आज फिर मेरे साथ माहिर इमिग्रेशन जो दुनिया की पूरी इमिग्रेशन के हवाले से खबरें रखते हैं, महमूद असगर चौधरी साहब दोबारा मौजूद हैं। वेलकम महमूद असगर चौधरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम 4 मौज़ूआत पर बात करेंगे जिनमें इंग्लैंड के हवाले से अभी जो गर्दिश कर रही है हर जगह पर कि ड्यूल नेशनल जितने भी हैं इंग्लैंड में वो 25 फरवरी के बाद इंग्लैंड से जब बाहर जाएंगे वापस नहीं आ सकेंगे। उसके हवाले से बात करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान पर किन वीज़ों पर और क्यों पाबंदी लगाई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और मोटे लोग अमेरिका क्यों नहीं जा सकेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ इटली जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद बहस है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या इटली में पाकिस्तानी कोटे के अलावा भी जा सकते हैं? और जो इन दिनों में एक नई खबर आई है कि जो दुबई है मुत्तहिदा अरब अमारात, उसमें पाकिस्तान से जो भी जाएगा उसकी क्लियरेंस इमिग्रेशन जो है ना वो चेक पाकिस्तान में ही हो जाया करेगी और वो सीधा दुबई चला जाया करेगा और एयरपोर्ट पर उसकी क्लियरेंस नहीं होगी। महमूद असगर चौधरी साहब, सबसे पहले हम इटली से शुरू करते हैं जी कि इटली के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है, बल्कि आपने ही बताया था जी कि सिर्फ लोग कोटा पर ही जा सकते हैं, लेकिन ये शनीद में आया है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं वो कोटे के अलावा भी जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं? इटली ने 2025 से एक अलहदा कैटेगरी डाली है जिसमें बग़ैर कोटे के भी, यानी वो एक तो कोटा उनका 1,64,000 का है, उसके ज़रिए लोग जाते हैं। एक इसके अलावा रखा है अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो बच्चे, जिस फैमिली के पास कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी उम्र 6 साल से कम हो और उसको बेबी सिटर चाहिए हो, इसके अलावा जिनके घर में कोई ऐसे वालिदैन हो जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो और उनको उनकी देखभाल के लिए कोई बंदा चाहिए हो, या फिर ऐसे लोग जिनकी फैमिली में कोई बच्चा डिसेबल हो और उसकी मदद के लिए चाहिए, तो वो उसके अलावा भी एक कोटा रखा है कि हर साल तकरीबन 10,000 लोग जा सकेंगे इटली में। तो उसके लिए इस कोटा की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी भी ऐसी फैमिली को कोई ऐसा वर्कर चाहिए हो तो वो किसी भी वक्त साल में, उसके लिए कोई क्लिक डे नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। वो सिंपली जाके अपनी जो उनकी एसोसिएशंस होती हैं ऐसी फैमिलीज़ की, इटली में बहुत सी ट्रेड यूनियंस हैं और इस तरह की, वो उनके ज़रिए किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं और जब तक वो कोटा रहेगा वो इटली में लोग आ सकते हैं। और ये इजी है, इसके लिए कोई सी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है कि एप्लीकेशन हम फ़लाँ दिन भेजेंगे। ये जो इटली में मौजूद फैमिलीज़ हैं वो बुला सकेंगे पाकिस्तान से बंदों को? इटली में मौजूद कोई भी ऐसी फैमिली जिसके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसको बेबी सिटर की ज़रूरत हो, या कोई ऐसा बुजुर्ग हो जिसको मदद की ज़रूरत हो, या फिर कोई ऐसा तो ये जो फैमिलीज़ हैं ये अपने रिलेटिव को बुला सकती हैं या किसी भी बंदे को बुला सकती हैं? किसी भी बंदे को बुला सकती हैं, दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे पाकिस्तान से। महमूद साहब, सिंपली बता दें, मेरी एक अभी कुछ दिन पहले इटली में एक बंदे से बात हो रही थी कि मैंने बोला इस तरीके से वीज़े आ रहे हैं, तो आपने बताया था जी कि इटली में बंदे का होना ज़रूरी है। तो उनको वो खुद समझ नहीं है, जो इटली में कुछ लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि हम किस तरीके से जाकर बात करें, किन कंपनी से बात करें, आया कि वो जो एशियन हैं, एशियन की कंपनी है उनसे बात करें, जो इटालियन नेशनल हैं, इटली के रहने वाले हैं उनसे बात करें जी कि हमें वीज़ा चाहिए। उनके लिए भी थोड़ा सा बता दें। फैमिलीज है, कोई भी फैमिली हो सकती है। अगर कोई खुद वहाँ पे गैर मुल्की है या वो इटली में सेटल्ड है, जैसे लोग होते हैं वहाँ पे रह रहे हैं पुराने, और उनको अपने घर में किसी बुजुर्ग की देखभाल के लिए या किसी बच्चे की देखभाल के लिए बंदा चाहिए, तो वो खुद भी मालिक हैं। वो तो इटली में रहने वाले बंदे को क्या पता होगा कि पाकिस्तान से मुझे कौन सा बंदा चाहिए, और वो इस चीज़ के लिए स्पेसिफाइड है, लाइक बेबी, अगर बेबी के लिए चाहिए लुक आफ्टर के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि मैं बेबी की लुक आफ्टर कर सकता हूँ? ये तो इसीलिए तो वाकफियत की ज़रूरत है, वरना तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान से अगर कोई उन्होंने बुलाना है तो कोई जाकर उनको गारंटी देगा ना कि ये बड़ा अच्छा बंदा है या वो फैमिली की केयर कर सकता है, तो आप उसको बुलाएं, ये मेरा कज़न है, ये मेरा दोस्त है, और वो उनको जाके फैमिली को कन्विंस करे तो वो फैमिली अप्लाई कर सकती है। और या ख़ुद भी अगर वो इस काबिल है, उसकी इनकम वगैरह ठीक है और उसके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो जिसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो वो अप्लाई कर सकता है पाकिस्तान
पाकिस्तान से। इटली में देखने वालों के लिए आप उनको बताइएगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रोसेस प्लीज बता दें। ये है कि ये उस तरह नहीं है कि जैसे कोई भी मालिक अपने घर में बैठ के कंप्यूटर खोल के अप्लाई कर सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस कोटे के लिए उसको अपनी उस कैटेगरी की जो एसोसिएशंस हैं वो वहाँ पे बनी हुई हैं, जैसे फैमिलीज़ की हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, चैनल है, और इसके अलावा कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको वो बाकायदा उनकी एसोसिएशंस हैं, उनको आप जाके करते हो कि मैं फ़लाँ बंदे को मुझे ज़रूरत है घर के मेरी मदद के लिए, अपना फैमिली के लिए, बेबी सिटर की या किसी बुजुर्ग की मदद के लिए। इसके लिए भी पाकिस्तान से जो बंदा अप्लाई करेगा या पाकिस्तान से जाएगा उसके लिए स्पेशल कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कोई केयरिंग की नर्सिंग के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या कोई तालीम की ज़रूरत है? किसी भी बंदे की देखभाल करने के लिए तो कोई एक्स्ट्रा किस्म की एजुकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो हमारी बुजुर्ग को संभाल सकता है, या बेबी सिटर के लिए भी कोई किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं होती। कुछ होता है लाइक जैसे हम इंग्लैंड में हैं, अगर आपने किसी के लिए लुक आफ्टर करनी है, केयरिंग के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट करना पड़ता है जिसमें लेवल 1, 2, 3 आते हैं। वो केयर वर्कर के वीज़े डिफरेंट हैं। इटली में इस तरह नहीं है। इटली में कोई भी शख्स अपने घर में किसी की भी बच्चे की या किसी बुजुर्ग की देखभाल के लिए किसी भी बंदे को ज़रूरी नहीं है उसके पास कोई मेडिकल का डिप्लोमा हो। उसके लिए भी इनकम का ज़्यादा होना ज़रूरी है या वो किसी भी वक्त किसी को भी ला सकता है? जैसे जो जिनके स्पेशल किड्स होते हैं उनके लिए कोई इतनी ज़्यादा कड़ी शराइत नहीं होती, क्योंकि उनके पास उनको पता होता है कि इसको वाकई किसी की ज़रूरत है, तो इसलिए इसकी भी इंफॉर्मेशन वो बाद में ली जा सकती है, वो इतनी कड़ी शराइत नहीं होंगी। और ये 12 महीने ओपन होता है, जब मर्जी अप्लाई करें? हाँ, जब तक ये 10,000 का कोटा मुकम्मल नहीं होता किसी भी वक्त पूरा कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप लेट कर देते हैं और कोई और अप्लाई कर चुका है पहले और वो कहते हैं कि नहीं जी अब तो कोटा ख़त्म हो गया, अब अगले साल का इंतज़ार करें, तो ये कलादम है। और ये हर साल 10,000 का कोटा होता है जी। ये 2025 में फाइनल हुआ था कि 2028 तक हर साल 10,000 का कोटा हुआ करेगा। इसका उस इमिग्रेशन से कोई तल्लुक नहीं जो हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। चलिए नाज़रीन, आपने इटली के हवाले से सुना, इटली के हवाले से मैंने पहले भी बताया था, तो मतलब जो जितने भी कमेंट होते हैं लास्ट वीडियो भी मैंने पिन कर दिया था। इस हवाले से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मज़ीद होगी जो आपको वेबसाइट से मिल सकती है वो पिन कर दूंगा। आप चलते हैं हम अमेरिका की जानब। अमेरिका तो पाकिस्तान में तो बड़ी वाह वाह हो रही थी जी, जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं, ख़ास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के 75 सालों से इतने ताल्लुकात अच्छे नहीं थे अमेरिका के साथ जितने अब हैं, लेकिन अमेरिका ने तो पाबंदी लगा दी है। ये हैरानकुन खबर है तमाम मीडिया, आलमी मीडिया के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी, क्योंकि ताल्लुकात तो वो मिसाली हो गए हुए थे, लेकिन उनकी अपनी होम ऑफिस की पॉलिसी है। उनका ये ख्याल है कि बहुत सी मुख्तलिफ ऐसी कम्यूनिटीज़ हैं जो अमेरिकन मईशत पर आके दबाव का सबब बनती हैं। उसमें मुख्तलिफ वजूहात वो बताते हैं कि वो लोग बाज़ दफ़ा टैक्स नहीं देते, या वो जो कम्यूनिटीज़ हैं वो ऐसे काम करती हैं, जैसे आप कह लें कि बहुत से लोग हमारे वहाँ पे ऊबर करते हैं या टैक्सी करते हैं, या मतलब ब्लैक में काम करते हैं कि जो उसकी उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो ऐसे 75 मुल्कों की लिस्ट में उन्होंने पाकिस्तान को भी डाल दिया है, जो कि हैरानकुन है। लेकिन बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि शायद ये फॉरएवर के लिए ना हो, पाकिस्तानी को शायद जल्दी ही रिलीफ मिल जाए। तो ये कौन कौन से लोग फ़िलहाल नहीं जा सकते और कौन कौन से जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? क्या ये विजिटर हैं वो बंद हुए हैं, बिजनेस वीज़े बंद हो गए हैं? प्लीज़ इसके बारे में बता दीजिए। वीज़ों पर पाबंदी नहीं लगी, असल में जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उस पर लगी है, यानी कि ऐसे इमिग्रेशन जिसमें आप वहाँ पे जाकर सेटल हो जाते हैं उस पर पॉलिसी में बनी है। वो ग्रीन कार्ड भी हो सकता है और वो फैमिली वीज़ा भी हो सकता है। तो इसलिए ये सिर्फ उनके लिए पाबंदी है जो नॉर्मल विजिटर वीज़ा जाना चाहता है, या जो अपना बिजनेस के लिए जाना चाहता है, या जो एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, उन पर पाबंदी नहीं है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये खाली पाकिस्तान से नहीं, जो लोगों ने वहाँ पर भी एप्लीकेशन दी हुई हैं उनके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। और पाकिस्तान में तो बैन हो चुका है, बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ हो चुके थे, वो इस इंतज़ार में थे कि अब वीज़ा लगने वाला है और हम जाने वाले हैं, और उनके लिए फ़िलहाल ये बैन शुरू हुआ है। लकीली इंडिया का नाम इस 75 वाली लिस्ट में नहीं है। जितनी दफ़ा ट्रंप ने पाकिस्तान ने इतने त्यारे नहीं गिराए जितने ट्रंप ने इंडिया के त्यारे गिरा दिए थे। आप एक माहिर इमिग्रेशन इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये अमेरिका की डबल पॉलिसी है कि वो सामने जो है ना वो इंडिया को कह रहा है जी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस पर टैरिफ लगाएंगे, दूसरी तरफ कोई पाबंदी नहीं लगी? मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मामलात को, जो इमिग्रेशन मामलात है उनके साथ इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए कि जो इमिग्रेशन के अदारे होते हैं वो मुल्क के अंदर मौजूद जो सूरत हाल है उसकी डाटा और उसके इदादो शुमार लोगों को ज़ाहिर करते हैं। यानी अगर एक कम्यूनिटी कंट्रीब्यूट कर रही है, टैक्स दे रही है, वेल सेटल्ड है, अच्छे काम कर रही है,
تو اس کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو یہ ایک باقاعدہ ایک تحقیق ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ سامنے آتا ہے کہ یہ جو کمیونٹیز ہیں یہ سسٹم کو نقصان پہنچا رہی ہیں. جیسے آپ کے کویسچن کے اندر ابھی افغانیوں کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ کرائم کیے ہیں، باقاعدہ حملے ہوئے ہیں، لوگوں کو مارا ہے. تو ظاہر ہے جب اس طرح کے اعداد و شمار دنیا میں سامنے آئیں گے تو پھر پوری دنیا میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ حکومت ٹو حکومت آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایسا معاہدہ ہے. آپ یو کے کی مثال دے سکتے ہیں. اگر یو کے میں اگر بہت سے لوگوں کو فرض کریں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ایسی کمیونٹی کو روکنا ہے جو کزن میرج کرتے ہیں اور جو یہاں پہ آ کے سسٹم کو استحصال کرتے ہیں، تو اب یہ پاکستان گورنمنٹ پر الزام نہیں لگا سکیں گے. جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان پر الزام لگے گا کہ وہ سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. اگر کسی بھی یورپین ملک میں کسی بھی ملک کے شہری اسائلم جا کے لیتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کرائمنالٹی میں ایک اعداد و شمار میں بہت زیادہ اوپر چلے آتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پاکستان گورنمنٹ کا قصور ہے. جیسے دبئی میں اگر ویزا پر پابندی لگی تھی بیکاریوں کی، تو گورنمنٹ آف پاکستان کا قصور تو نہیں تھا، بیکاریوں کا قصور تھا. جہاں اس تحقیق سے پر یہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ سسٹم میں گڑبڑ کرتے ہیں، بلیک کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. جی، اس وقت مڈل ایسٹ کے تمام ممالک میں، سعودی عرب میں، دبئی میں یہ پابندیاں جو لگنا شروع ہوئی ہیں، اس میں بیسیکلی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جو وہاں پہ جا کے بیگنگ کرتے ہیں. دبئی میں بیگنگ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو جو جا کے کریں گے تو ظاہر ہے پابندیاں ہی لگیں گی. چلیں جی اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اگلے کوشچن کی طرف جو سب سے اس وقت گردش کر رہا ہے اور وائرل ہے. بے شمار یوٹیوبر جو ہیں وہ اس خبر کو پھیلا رہے ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو خبر ہم دیں گے، جو محمود صاحب کی زبانی آپ سنیں گے، آپ پوری یوٹیوب پورا سوشل میڈیا چھان بین کریں تو یہ آپ کو خبر نہیں ملے گی. 25 فروری 2026 سنا ہے جو ایک برطانیہ میں رہنے والے ڈیول نیشنلسٹ ہیں، وہ اگر ملک سے باہر ہوں گے تو ملک میں واپس نہیں آ سکیں گے. اس پر پلیز آپ جو ناظرین ہیں وہ بڑے اس وقت پریشان ہیں. بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے جی کہ ہم اپنی جو نیشنلٹی ہے جن کے پاس پاکستان کی ہے یا دوسری ہے اس کو ختم کروا دیتے ہیں، صرف یو کے کی رکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں پلیز سادہ الفاظ میں بتائیے کہ یہ کیا ہے. اصل میں کوئی بھی جب قانون یا نیا رول یا کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو آج کل ایک وائرل ہونے کا ایسا جنون چڑھا ہے یوٹیوبرز کا. ویوز لینے کی خاطر اس طرح کے تھم نیل بناتے ہیں اور اس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے اس طرح کی اس کے اوپر اسپیکولیشن کرتے ہیں کہ بندے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ بھی اسی طرح کی ایک نیوز ہے جس کے اوپر ایک اتنا وویلا مچایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ واقعی پریشان ہیں. یو کے میں رہنے والے جو لوگ ڈیول نیشنلٹی سارے جو یعنی پاکستانی اکثر ڈیول نیشنلٹی ہیں، تو ان کو یہ ڈر پڑ گیا کہ واقعی اگر ہم کہیں گے 25 کے بعد تو ہم جا نہیں سکتے. قانون آیا ہے اس طرح کا. ای ٹی اے ایک نیا سسٹم لانچ کیا ہے یو کے نے، جو کہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، دنیا بھر کے ایسے تمام ممالک جہاں سے لوگ بغیر ویزے کے یو کے میں آ سکتے تھے، وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے یورپی یونین کے ممالک ہوں، ایسے تمام ممالک جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے کہ وہ ویسے ہی آ سکتے ہیں 90 دن کے لیے. اب ان سب کے لیے ای ٹی اے یعنی کہ جو ٹریول آتھورائزیشن ہے وہ سب کے لیے لازمی ہو گئی ہے. اب آپ کو یو کے میں داخل ہونے کے لیے اگر آپ چاہے امریکہ سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں، تو ٹکٹ کروانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنا ای ٹی اے کروا لیا ہے. یہ ایک سمپل سا آن لائن قسم کی رجسٹریشن ہوتی ہے، تو جو آن لائن رجسٹریشن کر سکتا ہے وہی سفر کر سکے گا. یہ ویسے تو ایکسپیریمنٹل بیس پہ کافی مہینوں سے چل رہا تھا. یورپی یونین والے پہلے ای ٹی اے بنواتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے، لیکن 25 کے بعد یہ نو ای ٹی اے نو ٹریول کی پالیسی ہو جائے گی. یعنی کہ آپ اگر آپ کے پاس ای ویزا نہیں ہے تو آپ یو کے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، بلکہ آپ کو وہاں سے ہی فلائی کرنے نہیں دیا جائے گا. محمود صاحب یہ تو ہو گیا یورپین کے لیے یا جب پر آ رہے ہیں یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے، جبکہ ایک بندہ یہاں کا نیشنل ہے، اس کے پاس برطانیہ کی بھی نیشنلٹی ہے جبکہ پاکستان کی بھی ہے. 25 فروری کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی جب جائے گا تو اس کو بھی ملک میں داخل نہیں ہونا دے گا. اس کے حوالے سے بتائیں جو برطانیہ کے نیشنل ہیں پلیز. جی، یہ اسی خبر کو، اسی نقطے کو پکڑ کے تو اس پر سارے ویڈیوز بنی ہیں، کیونکہ باقاعدہ طور پر اصل میں جو برٹش نیشنل ہیں، برٹش سٹیزن جو بندہ نیشنلٹی یہاں کی لیتا ہے وہ بائی برتھ برٹش نہیں تھا، اس نے کسی اپنا ٹائم مکمل کیا اور سٹیزن شپ لے لی. اب ہوتا یہ تھا کہ اگر اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے تو وہ اپنی نیشنلٹی کے پاسپورٹ پر سفر ادھر ادھر کرتا رہتا تھا. جب وہ واپس آتا تھا تو اپنا کوئی بھی انٹائٹلمنٹ دکھا دیتا تھا کہ میں برٹش پاسپورٹ برٹش سٹیزن شپ مجھے مل چکی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ انٹر ہو جاتا تھا. 25 فروری کے بعد ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اگر برطانیہ میں داخل ہونا ہے تو آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ
سمجھتے ہیں کہ میں اسی طرح پہلے کی طرح داخل ہوتا رہوں گا تو پھر وہ مسئلہ بن جائے گا. اس نیوز کو لے کے لوگوں کو چونکہ سمجھ نہیں آئی تو لوگوں نے اس کو سمجھا کہ شاید جتنے بھی ڈیول نیشنلٹی والے ہیں وہ آ ہی نہیں سکیں گے. وہ آ سکیں گے صرف یہ ہے کہ ان کے پاس برٹش پاسپورٹ. سادہ الفاظ میں کہا جائے تو جو لوگ برطانیہ اور پاکستان دونوں کی ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں اور ان کے پاس پہلے جو کیونکہ یہاں کا رول تھا کہ آپ کو پاسپورٹ ضروری نہیں ہے, وہ جاتے تھے اور کچھ بھی ثبوت پروف دکھا کر وہ آ جاتے تھے کہ وہ یہاں کے سٹیزن. اب ان کو برطانیہ کا پاسپورٹ بنوانا پڑے گا. میرے خیال میں اب سب کو ہی بنوا لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس برٹش سٹیزن شپ ہے تو آپ پاسپورٹ کیوں نہیں بنواتے؟ ایک 100 پاؤنڈ سے زیادہ کی فیس نہیں ہوگی تو آپ پاسپورٹ بنوائیں. ضرورت نہیں ہے, آپ پاسپورٹ بنوائیں, پاسپورٹ سستا بن جائے. محمود صاحب, یہاں پر جو یورپین ممالک کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں تقریباً 3 سے 4 ملین یا اس سے بھی اعداد و شمار زیادہ ہو سکتا ہے, کیا ان کو بھی ETA چاہیے ہوگا جب وہ یہاں سے کسی دوسرے اپنے ممالک میں جاتے ہیں, یورپین ممالک میں جاتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ کویسچن ہے اور اس پر بھی بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے. اور جو ہمارے لوگ یورپ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اٹلی وغیرہ, اسپین وغیرہ, وہ پریشان ہوتے ہیں کہ واپسی پہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے, اس میں 2 باتیں ضرور ان کو ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کسی ETA کی ضرورت نہیں ہے. ETA بیسیکلی ای ویزا ہی ہوتا ہے, یعنی کہ آپ الیکٹرانکلی بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس ملک میں داخل ہونے کی اجازت ہے. تو جن کے پاس بھی سیٹلڈ یا پری سیٹلڈ سٹیٹس ہے تو آلریڈی ان کے پاس ETA تو ہے, یعنی وہ اپنا ای ویزا ان کے ریکارڈ میں ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ رہتے ہیں, اس لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بہت بڑا لیکن ہے جو 25 فروری کے بعد ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر ان کا جو جتنے بھی لوگوں کا سیٹل یا پری سیٹل سٹیٹس ویزا ہوتا ہے وہ ان کے پاسپورٹ کے ساتھ نتھی ہوتا ہے, یعنی ان کے ریکارڈ میں آپ کا پاسپورٹ نمبر ہوتا ہے. اگر آپ نے پاسپورٹ چینج کیا ہے, یعنی اس ختم ہو گیا تھا اور اس کی نیو کروا لیا ہے, اور آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے پاس تو ای ویزا ہے, سیٹل سٹیٹس ہے میرے پاس, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اگر کوئی بھی چیز چینج کروائی ہے تو پلیز آپ اپنے اس اکاؤنٹ میں جائیں اور اپنی نیا ڈاٹا اس میں فیڈ کریں, کیونکہ آپ کا جو پاسپورٹ نمبر ہے وہ سیٹل سٹیٹس کے ساتھ منسلک ہے. آپ اگر اسپین میں جا کے بیٹھ گئے یا اٹلی میں اور آپ فلائی کرنے لگے اور آپ نے پاسپورٹ تبدیل کروایا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے سسٹم میں نہیں ہے, تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کے پاس سیٹلمنٹ سٹیٹس ہے تو آپ کو ETA نہیں چاہیے, لیکن آپ کا جو سیٹل سٹیٹس ہے اس کے اندر آپ کا پاسپورٹ نمبر تبدیل ہونا چاہیے اگر آپ نے تبدیل کروایا ہے. ہم اپنے اگلے کوشچن جو ہماری, کیونکہ بہت زیادہ کمیونٹی جو ہے وہ عرب امارات میں بھی ہے, جس میں سعودیہ ہے, دبئی ہے, باقی گلف کی کنٹریز ہیں, لیکن جو ہے دبئی وہ جو نیا متعارف کروا رہا ہے سسٹم کے, پاکستان کا جو شہری ہے وہ اگر دبئی میں آنا چاہتا ہے تو اس کی کلیئرنس امیگریشن کی وہ دبئی کے ایئرپورٹ کی بجائے پاکستان کے ایئرپورٹ پر بھی ہو جائے گی. کیا ایسا ممکن ہے اور کیا ایسا ہونا جا رہا ہے؟ جی بالکل. پچھلے ہفتے ہی پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے اپنے ہم منصب لوگوں سے وہاں پہ دبئی میں میٹنگ کی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ طے پا گیا ہے کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوگا جس میں پری کلیئرنس جو پری امیگریشن کلیئرنس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی کراچی میں ایز اے پائلٹ پروجیکٹ ایکسپیریمنٹل بیس پر. تو جتنے بھی لوگ کراچی سے فلائی کریں گے ان کی امیگریشن کراچی میں ہی ہو جائیں گی, اور جب وہ دبئی پہنچیں گے تو ان کو کوئی ویزا, کوئی لائن پہ نہیں لگنا پڑے گا, ان کی کوئی امیگریشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ امیگریشن ہو کے جا چکے ہوں گے. یہ سسٹم آلریڈی مختلف ممالک استعمال کر رہے ہیں, جیسے امریکہ کر رہا ہے, UK سے اگر کسی نے جانا ہو تو وہ آئرلینڈ چلا جائے, اور آئرلینڈ سے جو لوگ امریکہ جاتے ہیں ان کی جو امیگریشن ہے وہ آئرلینڈ میں ہی ہو جاتی ہے, اور وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا یہ جو امیگریشن کلیئرنس ہوگی پری جو پہلے ہو جائے گی, یہ پاکستان کا ہی سٹاف کرے گا یا دبئی والا اپنا سٹاف شفٹ کرے گا؟ کوسچن ہے, اس پہ بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو ہے وہ اس پہ رشوت شروع ہو جائے گی, سارا کچھ نہیں. موسٹلی جب یہ اس طرح کے پروجیکٹ لگتے ہیں تو وہ اس ملک کا ہی جو عملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور آلریڈی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, حج کے دنوں میں باقاعدہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ان کی امیگریشن ہے وہ پاکستان میں ہی ہو جاتی ہے. جن لوگوں کے پاس بھی حج کا ویزا ہوتا ہے ان کو باقاعدہ وہاں پہ کلیئرنس ہو جاتی ہے اور وہ جا کے نکل جاتے ہیں یہاں پہ. اور اسی طرح کا یہ دبئی کا ہونے والا ہے. شروع میں یہ کراچی سے شروع کریں گے, مختلف شہروں پر لے کر جائیں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور ہونا چاہیے. اس کا کیا فائدہ عام شہری کو پہنچے گا؟ اس کا جو بندہ جو لیگل ویزے پہ جا رہا ہے اس کی جو وہاں پہ جو اس کو انتظار کی وہ زحمت گوارا کرنی پڑتی ہے وہ نہیں ہوگا. آپ سمپلی یہاں پہ جب آپ فلائی کرنے والے ہوتے ہیں تو ذرا ریلیکسڈ ہوتے ہیں, آپ کا ہر ایک چیز وہاں پہ چیک ہو جاتی ہے. جب آپ اصل ایشو مسافر کو اس
मुल्क में जाके होता है कि अब जब इंतज़ार करना, थका हुआ भी होता है, फिर वो लाइन में खड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, किधर आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सारा कुछ। तो उसको फिर ये भी डर होता है कि हो सकता है मुझे यहाँ पे डिपोर्ट ना हो जाऊँ या वापस ना भेज दें, तो वो जो कुछ होना होगा वो सारा कुछ पाकिस्तान में ही हो जाएगा। तो कन्फर्म आप जब दुबई को, अच्छा, इसके लिए जो लोग सफ़र करेंगे, क्योंकि एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है, लोगों को कुछ करना पड़ेगा, लाइक जैसे अब हम नॉर्मल अगर दुबई जा रहे हैं तो वीज़ा लिया, अपने एयरपोर्ट से पाकिस्तान से क्लियरेंस करवाई, दुबई चले गए, अब उनको इजाफी कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कोई ऑलरेडी वेबसाइट पे जाकर कुछ बताना पड़ेगा? सारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है अभी शुरू में ये सारा सिलसिला हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि असल तो ये सिर्फ जैसे जहाँ से लोग जाते हैं जब अमेरिका, तो वो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पे करने थे अमेरिका में, वो यहाँ से ही कर लेंगे कि भाई आप जा रहे हैं, आपके पास कोई पैसे तो नहीं है, क्यों जा रहे हैं, वीज़ा, और ये इस तरह के जो क्वेश्चन इमिग्रेशन अमला करता है, तो वो पाकिस्तान में ही हो जाया करेंगे। और वो उसके लिए मेरे ख्याल में वो एक अच्छा अमल होगा, अगर वो उसको वहाँ से फ्लाई कर जाता है तो वो रिलैक्स हो जाएगा कि अब मैंने जहाँ वहाँ पे जाके सामान ही लेना है और बाहर निकल जाना है। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो पासपोर्ट का इंडेक्स है वो भी काफ़ी बेहतर हुआ है, और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तान के साथ जो है ना दीगर ममालिक अच्छे रवाबत रख रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त ख़बर है पाकिस्तानी के लिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग खबर पे चलते हैं जो जहन भी तस्लीम नहीं कर रहा, और इसको अगर पढ़ें तो वो आपकी हंसी भी नहीं रुकती। अमेरिका पे मोटे लोगों की पाबंदी लग रही है, ये क्या माजरा है? ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन ख़बर है, क्योंकि मैंने तकरीबन 10-12 साल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काम किया। मुख्तलिफ ममालिक के जो इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पढ़ता रहता हूँ, और हमेशा जर्नलिज्म के हवाले से भी इस तरह के हम प्रोग्राम भी करते रहते हैं, वीलॉग पॉडकास्ट भी करते रहते हैं। तो मैंने किसी मुल्क का अभी तक ऐसा कोई गाइडेंस नहीं पढ़ी जो कि अमेरिकनों ने अपनी इंटरनल गाइडेंस में शामिल की है। ये लॉ नहीं है, ये जो इंटरनल गाइडेंस उन्होंने भेजी है मुख्तलिफ एम्बेसीज़ को तमाम दुनिया में, उसमें ये कहा गया है कि ऐसे लोग, वैसे बीमारी का उनके तो पहले ही मौजूद था कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जिन लोगों को होती हैं उनको वो वीज़ा नहीं देते, जिसमें कैंसर है, डायबिटीज़ भी मुख्तलिफ जगह में वो शामिल करने जा रहे हैं। उसमें ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि ओबेसिटी जो है ना, वो भी, ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं, कि जिस बंदे को ये भी बीमारी है ना उसका भी वीज़ा आपने रोकना है, जो कि हैरानकुन बात है, क्योंकि ये बंदे के बाज़ दफ़ा इख्तियार में नहीं होता। और देखें कह कौन रहा है, जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं मोटापे की शरह के लिहाज से, उसमें अमेरिका खुद भी शामिल है। तो इस लिहाज से इस तरह की जो चीज़ शामिल करना, ये बहुत हैरानकुन चीज़ है कि ओबेसिटी को वो इतना सीरियस ले रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली मेडिकली डॉक्टरों का कहना है कि ओबेसिटी बीमारियों की जड़ होती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये थोड़ी ज़्यादती है इस तरह की चीज़ को शामिल करना। इसका मतलब है कि इसमें कोई तयन तो नहीं किया गया छोटा मोटा या बहुत बड़ा मोटा, या ये जो उसकी ज़ाहिर है वो एम्बेसडर्स को उन्होंने हदायत जारी की इंटरनल, तो एम्बेसडर की सवाबदीद पर भी होगी कि वो कितना किसको ओबेसिटी किसकी कितनी वो मेजर करता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है, ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ पे, जिसके बारे में मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फूड को ज़ाया किया। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको बीमारी तो नहीं होती लेकिन वो नेचुरली या ख़ानदानी मोटापा होता है। ये जो मईशत पर बोझ है, इसको इन्होंने मोटापे को वाकई मईशत पर बोझ समझ लिया, ये मेरी समझ से बाहर है। और बहरहाल ये एक न्यूज़ है और ये बाकायदा लिखी हुई बात है, ये कोई ये नहीं कि कोई मजाक में हो रही है। जो बीमारियों की लिस्ट है उसमें ये ओबेसिटी का लफ्ज़ भी शामिल है। मैं मुझसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, इंशाल्लाह मज़ीद हम इमिग्रेशन के जो दुनिया के नए कवानीन हैं, जो भी तब्दीलियाँ होती हैं, उस पर प्रोग्राम हर हफ्ते आपके साथ लेकर पेश किया करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट जितनी भी हमारी वीडियो है उन पर आप बहुत मोहब्बत दी है, तो देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।